मेरे साथ है जय जय सोनी। और जय सोनी एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के लिए अभी अभी चयनित हुए हैं। और 23rd यानी आज है 21। ये सर। तो आप परसों ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज आपसे बिल्कुल सीधी बात कर लेंगे और थोड़ी रो भी करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन में सीधे तौर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर बैंक में अगर प्री की बात करें तो उसमें इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और मैथ्स आती है। राइट। तो इंग्लिश पढ़ने की आपको हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें 20 ही मिनट मिलते हैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए। अब जैसे एसबीआई ने पैटर्न चेंज कर दिया तो आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं पीयू में। पीओ में। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको रीडिंग की आदत नहीं है तो आप पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ग्रामेटिकल एरर्स ऐसे थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या होता है कैसे होता है, उससे क्या आपको हेल्प मिलती है उसको इजीली डिटेक्ट करने में। तो आपका ये मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज वाले पार्ट को, यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को ठीक से करना चाहता है, तो रीडिंग एक प्री रिक्विजिट है। ये सर, उसके बिना तो नहीं होगा। उसके बिना तो नहीं होगा। जैसे विक्रम कह रहे थे कि रोजाना आप 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा में एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। हाँ सर, वो भी एक ऑप्शन है। वो भी एक ऑप्शन है। अच्छा, आप तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नहीं सर। आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आप लैंग्वेज प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सर मैं मुझे तो जो सीडीएस के टाइम पे मैंने एग्जाम की तैयारी की थी वही हेल्प करती है अभी तक। तो ठीक है। इंग्लिश पढ़ने की आदत है। 12th तक मैं हिंदी मीडियम में था, उसके बाद मैंने बीसी इंग्लिश मीडियम से किया। पर उसमें तो उस समय तो लैंग्वेज ज्यादा सीख नहीं पाते हैं नहीं, बीसीए में तो। लैंग्वेज तो नहीं सीख पाते लेकिन इंग्लिश पढ़ने की एक आदत हो गई। एक आदत हो गई, तो ठीक मुझे है। उसके साथ वो अजनबीपन जो था वो दूर हो गया पूरे इंग्लिश के ठीक है। साथ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, अभी अभी जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स के इस अजनबीपन को खत्म करने के लिए हमने इस बार ये द हिंदू के एडिटोरियल्स यस हैं, सर। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराए हैं। एक विद्यार्थी यदि अपनी तैयारी शुरू करे, हिंदी मीडियम का हो, तो आप यही एडिटोरियल हिंदी में ट्रांसलेटेड है, और ये द हिंदू में एज इट इज पब्लिश हुए हैं। उनका कंपाइलेशन ये 2024 के हैं। 25 के लिए हम 3 मंथ्स के ऐसे छोटे छोटे एडिटोरियल, जैसे ये जनवरी से मार्च का है, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, और ये इसका अंग्रेजी संस्करण है। एक हिंदी का विद्यार्थी, चूंकि आपने इनको देखा भी है, आप ये बताइए कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है यदि ये रिसोर्स किसी जय को उस दौरान मिल जाए जब वो तैयारी कर रहा है, तो सर तो। इंग्लिश वाला पार्ट तैयार करने में तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो साथ में हिंदी भी पढ़ रहे हो, तो कुछ वर्ड्स की आपको जो स्पेलिंग्स होती है, मीनिंग जिसको बोलते हैं, वो आपको लर्न हो जाएंगे अपने आप ही धीरे ठीक धीरे। है। एक स्ट्रक्चर, वो जो पढ़ने की आदत होती है कि सेंटेंस को मैं कैसे पढूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, वो पढ़ना की आदत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो क्लासरूम बहुत मदद करता है। जी सर। उसके लिए रेगुलर लेवल। अच्छा, वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सही तरीका क्या है? सर सेंटेंसेस से जल्दी होती है, क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि मीनिंग रटने की बजाय आप उसके पूरे वो देख लो उसका क्या क्या उसका हो सकता है, किस मतलब कंटेक्स्ट में आप यूज आप हुआ है। रीडिंग के जरिए ही सीखें। यस सर। जितनी ज्यादा कंटेक्चुअल मीनिंग्स पे फोकस करेंगे, वो जरूरी है, उतना ज्यादा होगा। क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम रटने से कोई फायदा नहीं है। वो एग्जाम में कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि पैसेज कंटेक्चुअल पूछते हैं। पैसेज में आएगा तो उससे रिलेटेड पूछेगा, वो जरूरी नहीं है कि आपको सीधा का सीधा मिले। ठीक है। तो एक विद्यार्थी, या अक्सर एक कॉमन चीज उभर के आती है कि सब बैंक एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है, तो 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दें। आप इस ओपिनियन के साथ कितना अग्री होते हैं? सर जिसको ऐसे टारगेट ही बना लिया जिसने कि बैंक में जाना है, तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया है कि 12th के बाद वो स्टार्ट कर दे, ठीक है। क्योंकि आपके पास 3 साल का टाइम रहेगा आराम से पढ़ने के लिए, जो भी अपनी कमजोरी है उसको दूर करने के लिए। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हो तो 3 साल काफी अच्छा टाइम होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए। हाँ हाँ। उसके बाद में आपके पास मैथ्स में अरिथमेटिक और वो सब कवर करना है तो वो कर सकते हो। और 3 साल अगर आपने लगातार तैयारी कर ली तो रीजनिंग में तो कुछ बचेगा नहीं। रीजनिंग में तो कुछ बचेगा भी नहीं। अच्छा, रीजनिंग को, जैसे मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि रीजनिंग इज योर फर्स्ट लव, यस सर। पर रीजनिंग में जो स्पीड आती है, उसके लिए आपको 6 महीने की प्रैक्टिस का पेशेंस चाहिए। वो तो चाहिए सर। तो आपने जब पजल्स करना शुरू करी थी, तो कितना टाइम आपको, कितने कितने समय तक आपको ऐसा लगा कि यार मेरे में स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? शुरू में सर जब पजल करना स्टार्ट किया था तब प्री की पजल में भी ऐसे 5 7 8 मिनट लग जाते थे सोल्व करने को, जरूरी ठीक है। नहीं हो भी वो सोल्व, कई बार अटक भी जाता था। ठीक है।
उसके बाद मैंने यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखे, आर्ट ऑफ रीजनिंग पे संजय सर के 365 और वो जो आईपीएल वाली 2 सीरीज है, राइट। तो वो पूरी करने के बाद जैसे मैंने इनको 2 बार रिवाइज किया, उसके बाद मुझे यूँ लगने लगा कि पजल हो तो जाएगी, अभी अटकूंगा तो नहीं कम से कम, ठीक है। चाहे उसमें 2 मिनट ज़्यादा लग जाए। उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस की, थोड़े मॉक टेस्ट दिए ज़्यादा, उसके बाद अब वो डर खत्म हो गया। नहीं, विक्रम भी कह रहा था कि मॉक टेस्ट का, रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। रीजनिंग पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है सर, उसमें आपको डेली करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर उससे दूर हो गए तो आपको फिर यूं लगेगा कि पजल में अटक रहा हूँ, वापस टाइम लग रहा है, उसके ठीक लिए है, आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। मतलब आपको एक बार यदि आपने कोर्स ढंग से कर लिया है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लिया है, तो फिर आपको नियमित रूप से मेंस के पेपर्स देने चाहिए या प्री के पेपर्स देने चाहिए? मेंस के आप वीक में 1 या 2 दे सकते हो, लेकिन प्री के तो मैं ये बोलूंगा कि आपको रोज ही देना चाहिए एक तो। रोज ही देना चाहिए एक पेपर था, क्योंकि 20 ही मिनट तो लग रहे हैं। इतना ही होता है सर, और पूरा भी दोगे तो 1 ही घंटा ठीक लगेगा है। उसमें। अच्छा, मेंस का पेपर देते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मेंस में सर आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, ये छोड़ने हैं। सबसे पहले आप 2-4 मिनट इन्वेस्ट ही कर लो, इससे बढ़िया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। पूरा पेपर देख लो आराम से धीरे धीरे, क्योंकि अचानक से अगर पहला क्वेश्चन उठा के आपने करने लगे और वो नहीं हुआ तो प्रेशर बिल्ड होगा फालतू में। ठीक है। तो उससे आकांक्षा का भी ये मानना है और विक्रम का भी ये मानना है कि क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो हमें मेंस एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल वो सर, 8 से 10 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। इसमें आप कितने सहमत हैं? पूरा सहमत हूँ सर। तो आपने अभी जो एग्जाम दिया था उसमें क्रिटिकल रीजनिंग किया था? पूरे किए थे सर, एक भी नहीं सारे छोड़ा। पूरे पूरे किए थे? बिल्कुल राइट। अच्छा, आपका अटेम्प्ट और स्कोर में क्या डिफरेंस था? सर, मेरे एसपीए जे मेंस में 100 अटेम्प्ट्स थे ठीक और है। 91.5 स्कोर आया था। 91.5 स्कोर आया था, मतलब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा? नहीं सर, आ, तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है मतलब। बिल्कुल सर। तो जब भी कोई स्टूडेंट बैंक की तैयारी शुरू कर रहा होता है तो आजकल ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी मदद लेता है। मैं कहता हूँ कि कुछ रिसोर्सेज ऑनलाइन बहुत काम के होते हैं, जिसमें से टेस्ट पेपर देना ही ले लीजिए, हम्म, क्योंकि आपका टेस्ट अल्टीमेटली तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होना है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट पेपर देने की आदत डालनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर। दूसरा ये होता है कि ऑनलाइन में भी कुछ एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं और वो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि कोई विद्यार्थी उन रिसोर्सेज का यूज़ भी करता है, जो दूर दराज के इलाकों में भी रहता है, तो भी उसका लाभ ले सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा ये मानना है कि एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग में, एक बार आप कम से कम कोर्स को ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि उनकी जो एक्सप्लेनेशन की पेस और जो तरीका होता है वो हमारे गांव का सामान्य विद्यार्थी मैच नहीं कर पाता है। तो आपने मैथ्स के साथ मतलब जो फ्रेंडशिप की है, और चूंकि आप मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, जी सर। तो मैथ्स के को फेवरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे पहले कैलकुलेशन कर ली, तो जब आप स्टार्ट करते हो तैयारी करना तो शुरू का 1-1.5 महीना आप उसी में इन्वेस्ट करो एक बार के लिए। एक बार मतलब साथ में कैलकुलेशन से, परसेंटेज हाँ, पढ़ते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर कैलकुलेशन सीरीज, जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, जी सर। एलिगेशन मिक्सचर, एवरेज, बस इतना ही रखें। हाँ, एक बार उसको लिमिटेड रखें ताकि ठीक वो है। दिक्कत ना करे बाद में, आपके ये लोड ना हो कि मैंने इतने सारा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस तो हो नहीं रहे। तो इससे पहले आप कैलकुलेशन स्पीड बना लो, क्योंकि टाइम तो वहाँ 20 ही मिनट मिलेंगे। ठीक है। तो अगर 20 मिनट में आपने ये 10-15 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, तब तो वो पढ़ा हुआ काम आएगा, वरना कोई मतलब ही नहीं है। तो नहीं, लेकिन जब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो हम कर लेते हैं, जीके के लिए क्या करते हैं? मतलब जीके, जो नॉर्मली सभी लोग कहते हैं कि जीके पढ़ते हैं खूब है, लेकिन एग्जाम में तो अपने हिसाब से ही आता है। सर, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, देखो होपफुल रह के जो मटेरियल है उसको पढ़ते रहो, जो होगा वो होगा, एग्जाम में तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब कभी ऐसा होता है ना, किसी एग्जाम में आपके 15 20 25 सवाल भी हो गए और किसी में 5 भी नहीं हो रहे नहीं हुआ सर, इस बार मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, मेरे को 3-4 के अलावा सब में तुक्के मार गए, ऐसा सही बता रहा हूँ। हैं? ओके। सो इसे ओवरकम करने का कोई तरीका, मतलब एग्जाम देने के बाद इसको ओवरकम करने का कोई तरीका? फिर तो यही है, आपको अगर पहले से ही टारगेट बना के रखना है तो पढ़ते रहो, डेली जेके या मंथली मैगजीन्स पढ़ते रहो, एग्जाम से 5-6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने इस बार जो किया था कि प्री के रिजल्ट के बाद मैंने स्टार्ट किया था, वो ना करके 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक तो है। वो तो हो जाएगा, थोड़ा नहीं, बहुत पर 6 महीने कॉन्फिडेंस पहले आएगा। वाले भी यही कहते हैं कि उसमें से भी कुछ नहीं आया। अब वो तो सर वो डिपेंड करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। राइट। तो कोई पर्टिकुलरली आइडिया, मतलब आप अब
इतने साल जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, 2 साल 3 साल आपको लग ही जाते हैं, और बैंक एग्ज़ाम्स में जो पता भी नहीं चलता है कि कब आपसे आईबीपीएस ने आपके 2-3 साल आपसे किस्तों-किस्तों में छीन लिए हैं। क्योंकि हर 2 महीने में एक एग्ज़ाम ले लेते हैं, जी सर। फिर हर 2 महीनों में एक एग्ज़ाम ले लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके 2 से 3 साल चले गए हैं। इसको ओवरकम कैसे करें? सर आपको खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा कि मैंने इस एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया और मैं इससे और क्या इसको बेटर कर सकता हूँ। अगर वो नहीं करेंगे तो एग्जाम एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको स्कोर देखना पड़ेगा कि मेरे इस सेक्शन में इतने आ रहे हैं, इस सेक्शन में इतने आ रहे हैं, तो मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ। राइट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को आती है लेकिन मैं एग्जाम में नहीं कर पा रहा, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं लेकिन इनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो उन चीज़ों को फिर मॉनिटर करना ज़रूरी है। उनको मार्क करके रख लो कि ये टॉपिक है मेरे पास, कि अगर मैं ये अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे 2 से 3 मिनट जाते हैं। इसकी जगह मैं कोई दूसरा टॉपिक देख लूँ जो 50 सेकंड में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंट और क्लियर लगते हो तो कभी-कभी है ना बहुत डोमिनेटिंग लगते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस और ये क्लैरिटी है, या ये एक जनरल रूटीन बिहेवियर जैसा है? सर इसका तो मैं पूरा श्रेय एसएससी को देना चाहूँगा। ओके, क्योंकि उस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया कि आपको क्लियर तो रहना ही पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और दिमाग में क्लैरिटी चाहिए आपको, क्लैरिटी उसके बिना चाहिए, कुछ होगा नहीं। उसके बिना कुछ होगा नहीं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपका भी ये मानना है कि यदि आपका टारगेट ही बैंक पीओ है या सरकारी नौकरी लगना है, तो आप 12वीं के तुरंत बाद फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। बिल्कुल सर। शुरुआती दिनों में जल्दबाजी ना करें, आराम से धीरे-धीरे सीखें, और ऑनेस्ट रहें और क्लियर रहें, और रेगुलर लेवल पर आप खुद को मॉनिटर करते रहें। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो आमतौर पर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं? अपार्ट फ्रॉम द रियल कॉम्पिटिटिव चैलेंज, क्योंकि वो तो देखिए लिमिटेड सीट्स हैं, तो कभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। पर नॉर्मली स्टूडेंट्स अपने लेवल पर क्या गलतियाँ करते हैं? सर जैसे मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, तो उनका ये होता है कि मैंने एक मॉक दे लिया, अब उसको रिव्यू करने का उनका तरीका गलत होता है। वो केवल उसके आंसर्स देख लेते हैं कि इसका ये मेरा गलत हो गया तो ये होगा, ये होगा, उससे सीखते नहीं है। जैसे मैथ्स का मान लो मैं वापस अटेम्प्ट कर रहा हूँ बचे हुए क्वेश्चन, तो उसको मैं 2 घंटे में सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फायदा नहीं है उस चीज़ का। मैं वापस उसको टाइमर लगा के सोल्व करूंगा कि एक बार देखो तो सही इस क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है, अगर मैं करता तो कितना लगता, वो देखना जरूरी है। ऐसे ही रीजनिंग में मैंने कोई पजल सोल्व तो कर ली वापस रिव्यू करते टाइम, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। फिर दोबारा आप दीजिए एक बार। उसको वापस एक बार टाइम लगा के सोल्व कर लो। एक बार मैंने टाइमर लगा लिया कि इस पजल को करने में मुझे 4 मिनट लगे, ठीक है, ताकि आइडिया तो हो कि इस टाइप की जब पजल आएगी तो मुझे तो इतना मुझे टाइम इतना लगेगा, टाइम लगेगा। तो उसको मैं कम कैसे करूँ या फिर इसको छोड़ूं, वो डिपेंड करता है वो बाद में। मतलब हर क्वेश्चन जो है वो एक लेसन है, बिल्कुल सर। और आपको उसको वो विद इन जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, आपको हर बार उसी टाइम फ्रेम के साथ जाना अगर आप 1 घंटे का मॉक लगा रहे हो तो उसको 1 घंटे में सोल्व भी करो, उसको पूरे दिन लेके मत बैठे रहो। है। राइट, यदि आपने 1 घंटे का मॉक दिया है, तो अब आप उसे 1 घंटे में ही सॉल्व करिए। व्हाट डज इट मीन? मान लो मेरे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं एसबीआई पीओ में, मुझसे 15 ही अटेम्प्ट, ठीक है, मेरे 20 मिनट खत्म हो गए। राइट, अब मुझे वापस बाकी के 15 क्वेश्चन करने हैं। अब मुझे देखना तो पड़ेगा कि मैं 20 मिनट्स में कितना टाइम निकाल के इसमें से और कितने कर सकता था, या कौन से ऐसे टॉपिक थे जो मुझे आते थे लेकिन मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए एक बार। जैसे राइट, कई बार अरिथमेटिक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो जल्दबाजी में हमने छोड़ दिया कि अरिथमेटिक बाद में करेंगे, पहले राइट, डीआई कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट, कुछ कर लेते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर मुझे दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ऐसे जो क्वेश्चन, जैसे एज वाले क्वेश्चन हो गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, कई बार मिक्सर एलिगेशन वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो कई बार तो तुरंत देखते हो जाते हैं 40-50 सेकंड में, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहाँ पे। अब मैं जब उसको वापस सोल्व करूंगा बिना टाइमर के, तब तो मेरे से हो ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे से 2 मिनट लगे, 1.5 मिनट लगा, 1 मिनट ट्रू। लगा। तो वो नोटिस करना जरूरी है, ताकि आप मतलब गलत मतलब क्वेश्चन ये है चूज कि ना जो करें। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी टाइमर लगा के सोल्व करिए आप, बिल्कुल सर। और तब ताकि आपको पता चल सके कि आपने पहले कोई रॉन्ग चॉइसेस तो नहीं ले ली है। यदि उन क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा है और यहाँ टाइम कम लग रहा है, जो कि आपने प्रेशर में डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन में टाइम स्पीड डिस्टेंस का इजी सवाल छोड़ करके आप कोई पार्टनरशिप का सवाल कर गए, यस। तो आपको एक तो ये करना पड़ेगा। द सेम थिंग डज इट हैपन इन रीजनिंग ऑल्सो? यस सर, पजल चूज करते टाइम होता है, क्योंकि पिछली बार के एसबीआई पेपर बाद में मिसलेनियस तो आ नहीं रहे। ठीक है, आपको 5 पजल मिलती है और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस वो आते हैं। ठीक है, तो आपको 5 पजल्स में से या तो सारी हो जाएंगी आपसे,
अगर नहीं हो रही है तो फिर वही दिक्कत है कि आपको देखना पड़ेगा कौन सी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट, तो उसको सोल्व करते टाइम उसमें भी आपको टाइमर लगाना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर भी रहता है, जो रश रहता है ना, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करना है, और ज़्यादा अटेम्प्ट करने का एक पूरा कैंपेन भी बना हुआ है चारों तरफ। हम्म, हर कोई ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपको ये करना है, वो करना है, ये सब करना है। तो आप अपनी जो स्वभाव है उसमें एजिलिटी बिल्ड करने पर ध्यान दें, ये तो अच्छी बात है, पर आप रश के कारण से इम्पेशेंट हो जाएं तो वो तो बुरी बात वो है। तो पूरी बात है। तो आप इसको ओवरकम कैसे करते हो? वो तो सर खुद को समझाना पड़ेगा पेपर स्टार्ट होने से पहले कि एक टारगेट होता है दिमाग में कि अगर मुझे इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं एक बार इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, ज़बरदस्ती टाइम खराब नहीं ठीक है। करूंगा। तो वो उस टाइम पे डिसीजन लेना होता है जैसे आपको। कल परसों मैं आपके कहने पर मैं भी इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, आपने पेपर मुझसे सोल्व करवाया, जी सर। तो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस किए। उस दौरान आपकी लर्निंग क्या रही? मतलब मैं उस पेपर को सोल्व कर रहा था, तो आपकी लर्निंग्स क्या रही उस पेपर को देख के? जब मैंने उसको पहले अटेम्प्ट किया तो जैसे मैं एसबीआई पीओ में करता हूँ कि मेरा टारगेट होता है पूरे 40 क्वेश्चन करना इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन वो पेपर ऐसा था नहीं जिसमें आप 40 क्वेश्चन कर सको। तो स्टार्टिंग से ही वो रश में था कि ये सारे करने हैं, सारे करने हैं, सारे करने हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने अटेम्प्ट तो 29 कर लिए, लेकिन मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो स्कोर तो 24 पे आ गया वापस। राइट, लेकिन जब आपने 15 मिनट में उसको अटेम्प्ट किया तो आपने 19 क्वेश्चन किए, तो राइट, बाकी के 5 मिनट में और हो जाते हैं, लेकिन एक्यूरेसी 100% रहती, राइट, वो मेरी नहीं थी। ठीक है। तो उससे ये था कि जो कर रहे हो उसको टाइम दे दो आराम से, धीरे धीरे। जरूरी नहीं कि हर पेपर ऐसा हो जिसमें आप 40 क्वेश्चन कर यस, सको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम बायस लेके जाते हैं ना, जैसे हर हर आज शिफ्ट के बाद में एक बायस होता है कि मैं पिछले वाली शिफ्ट में तो है ना 85 को अटैम्प्ट करके आ गया, पता चला द वेरी नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे 50 क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जिनमें आपने 40 आउट ऑफ 40 भी किए हैं, जी सर। लेकिन अगला ही पेपर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे तो 25 ही नहीं हो रहे हैं। तो 40 आउट ऑफ 40 और 25 आउट ऑफ 40 में एक डिजास्टर की सी फीलिंग आती है बिल्कुल सर। कि ये क्या हो गया, ये क्या हो मतलब गया। ऐसा। बट द क्वेश्चन इज, विद इन टाइम फ्रेम आपको पीक परफॉर्म पे जाना है, और पीक परफॉर्मेंस पे कोई ऐसा तो है नहीं कि हर सेक्शन का पीक परफॉर्मेंस 40 आउट ऑफ 40 है, नहीं सर, वो तो वेरी करेगा हर सो वो पेपर पे। वेरी करेगा। इसलिए हमें ओपन होना चाहिए, यदि हम जितने ओपन है उतना अच्छा पेपर कर पाएंगे। आपने क्लासेस में एज ए वॉलंटियर कैलकुलेशन और मैथ्स के लिए काफ़ी सारे, मतलब करीब 100 से 150 घंटे विद्यार्थियों के साथ क्लासरूम में भी गुजारे हैं। जी सर। अब मतलब आपने एज जय भैया क्लासरूम में कई कैलकुलेशन कराई है काफ़ी लोगों को। उस दौरान आपकी लर्निंग क्या रही स्टूडेंट्स को लेके, मतलब उनको लर्निंग स्टाइल को लेके क्या लर्निंग रही है? बेसिक सर ये होता है कि वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कैलकुलेशन को, वो ये सोचते कि ये तो हो ही जाएगा, गुणा भागी तो एग्जाम ठीक में है, कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो करने बैठते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 5 मिनट और ये 10 क्वेश्चन करो, तो 5 मिनट में 3 क्वेश्चन होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 7 होते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। कि हमें लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब करता हूँ तो टाइमर के साथ नहीं होता। नहीं होता है। इसका मतलब आपका ये मानना है कि यदि बैंक एग्जाम्स के लिए आप बहुत डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं तो कुछ भी प्रैक्टिस करिए, उसका टाइम का रिकॉर्ड जरूर रखिए। बिल्कुल सर। बिना टाइम के रिकॉर्ड के कुछ नहीं होने वाला है, शुरू में मत करो 5-6 महीने, लेकिन जब आपने मॉक लगाने स्टार्ट कर दिया तब उसके आपको बाद जरूर वो करना है जरूरी है। आपको। वेल दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस जय। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो पीयू वाले एग्जाम्स हैं उनमें ईश्वर आपको पूरा फेवर करें और आप जल्दी से जल्दी जूनियर एसोसिएट से एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्विसेज दें। बिल्कुल सर, पीओ के बाद वापस इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।